गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से समझा था, जिसका नाम था कि हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग। हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग को अच्छे से समझा था, किस प्रकार वह ठोस हैं, किस प्रकार वह द्रव हैं आदि को समझा था। लेकिन आज हम चैप्टर नंबर 3 की बात करेंगे, जिसमें हम यह समझेंगे कि हमारी पृथ्वी पहले की अपेक्षा कैसे बदल रही है, कैसे बदली पृथ्वी। आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वह गोल है और उसका ऊपरी भाग जो है भूपर्पटी है, जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं। नीचे को आपको देखने को मिल जाएगा मेंटल, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा कोर। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्थल मंडलीय क्षेत्र का, जिसको हम भूपर्पटी बोलते हैं। यह हमेशा गतिशील होती है, धीमी गति से घूमती रहती है। और हम आपको बता दें कि जो ये पृथ्वी का स्थल खंड है या फिर हम बोल दें स्थल मंडल है, वह प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर के लगभग से होकर बोलते हैं कि गति करती है। कितने मीटर से? कुछ मिलीमीटर से होकर गति करती है। यह गति क्यों करती है कि जो पृथ्वी का जो मेंटल वाला पोर्शन है, इनमें भरा हुआ मैग्मा, और मैग्मा में भी गति होती है। यह जो मैग्मा होती है वृत्ताकार रूप में, वृत्तीय रूप में घूमती है, जिस कारण जब जो हमारा स्थल मंडल है वह भी गतिशील हो जाता है। कुछ इस प्रकार से आप समझें कि जैसे कि मान लेते हैं कि आप डेली अपने घर में चाय बनते हुए देखा होगा। जब चाय बनाते हैं केतली में, तो चाय को जब उसमें पानी डालते हैं, उसके बाद पानी दूर जो भी पानी अगर लेते हैं तो पारदर्शी, उसमें आप अच्छे से जान पाएंगे। जब पानी लेते हैं तो उसमें चाय की पत्ती डालते हैं, उसके बाद आप उसको हीट करते हैं। जब उसमें पानी जो होता है खौलने लगता है, कि आप देखे होंगे जो चाय पत्ती होती है वह ऊपर जाती है, पुनः वह नीचे आती है। कुछ इस प्रकार वह घूमती रहती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऐसे आती रहती है। सेम इसी प्रकार जो हमारे पृथ्वी के अंदर जो मेंटल है, इसमें जो मैग्मा होता है, यह भी सेम इसी प्रकार से गति करता रहता है, जिस कारण इसमें गति होती रहती है। इसी के कारण जो हमारी पृथ्वी का स्थल मंडल है, यह भी इनमें भी गति देखने को मिलती है। और इसके कारण कुछ वर्ष हम प्रत्येक वर्ष देखते हैं कि यह जो स्थल खंड है हमारा भूपर्पटी है, यह भी कुछ मिलीमीटर खिसकती रहती है। यही कारण है इसका। इसके बाद हम देखते हैं प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आता रहता है, आपको देखने को मिल जाएगा। और जो पृथ्वी की गति है उन पर जो बल लगते हैं, दो प्रकार के बल लगते हैं। तो पहला होता है आंतरजनित बल, जिसको एंडोजेनिक फोर्स भी कहते हैं, और दूसरा होता है बहिर्जनिक बल, जिसको एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। यह क्या होता है? तो आपको देखने को मिल जाएगा जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आंतरजनित बल बोलते हैं। और जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उसको बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि पृथ्वी के अंदर जो आंतरजनित बल होते हैं कभी कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि भूकंप जब आता है तो क्या होता है, अंदर से ही आंतरजनित बल लगता है, इसी कारण जो भूकंप आता है। और ज्वालामुखी जैसी घटनाएं जो हैं आकस्मिक गति के कारण ही उत्पन्न होती है, जो कि आप अपने जीवन काल में देखे होंगे। उसके बाद यहाँ पे पृथ्वी की जो गतियाँ हैं दो प्रकार की बताई गई हैं। पहला है आंतरजनित बल, दूसरा है बहिर्जनित बल, और इसके भी दो पार्ट बताए गए हैं। यहाँ पे देखिए, पहला आकस्मिक बल जो अचानक से आती है, फिर उसके बाद पटल विरूपण बल इसमें बताया गया है। और आकस्मिक बल में 3 प्रकार से इसमें दिए गए हैं। पहला भूकंप है, दूसरा ज्वालामुखी है, और तीसरा भूस्खलन है। ये क्या होते हैं? अंतर के बल के कारण ये सारी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं आपको। और इसके बाद पटल विरूपण बल में देखते हैं कि पर्वत निर्माण जैसी घटनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि आकस्मिक नहीं होकर बल्कि ये धीरे धीरे आपको इसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये इनका जो पर्वत निर्माण होता है, यह धीरे धीरे प्रक्रिया है, धीरे धीरे निर्माण होता है। लेकिन ये जो भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, जो ये वाली प्रक्रियाएँ हैं, ये अचानक से आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद आता है बहिर्जनित बल। इनमें आपको देखने को मिल जाएगा अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया। निक्षेपण अपरदन क्या होता है कि जब कोई जो चट्टानें होती हैं अपने स्थान पर टूटती फूटती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अपक्षय बोलते हैं। और ये टूटने फूटने की क्रिया जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो इसको बोलते हैं अपरदन। और जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर किसी स्थान पर निक्षेपित हो जाती है उसको बोलते हैं निक्षेपण, यानी कि इकट्ठा हो जाती है।
यह प्रक्रिया आपको कहाँ पे देखने को मिल जाती है कि नदी जो है बहता हुआ जल देखने को मिल जाता है। यह नदी जो होती है, गतिशील जो नदी होती है, अपने साथ अवसादों को लेके जाती है और एक जगह निक्षेपित कर देती है, इससे बनता है डेल्टा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद पवन देखते हैं। आप रेगिस्तानों में देखे होंगे कि पवनें जो होती हैं अपने साथ धूल कणों को उठा के लेके जाती हैं उड़ाकर और कहीं पर निक्षेपित कर देती हैं। तो आपको बड़े बड़े टीले नज़र देखने को मिलते हैं, जो कि रेगिस्तान में आपको देखने को मिल जाएगा। उसी की तरह आता है समुद्री तरंगे भी इसी प्रकार की कुछ बनती हैं। और हिमनद, यह भी घटनाएं होती हैं, जो कि हम आगे विस्तार से अभी पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ यहाँ पे दिया है स्थल मंडलीय प्लेट के बारे में, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। दिया की भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर टिके होते हैं। जिनके महाद्वीप एवं महासागर की जो सतहें हैं, इन्हीं प्लेटों पर टिकी होती हैं। हमने पिछली क्लासों में अच्छे से बात किया था, तो यहाँ पे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे बात कर रहा है कि ज्वालामुखी का। ज्वालामुखी क्या होता है कि यह भूपर्पटी पे खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए अचानक पदार्थ निकलते हैं, यहाँ पे आप देखिए एक ज्वालामुखी का फिगर दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए मेंटल भाग दिखाया गया है, जो कि तरल अवस्था में होता है। और यहीं पे कुछ रेड कलर का दिखाया गया है, जो कि मैग्मा है। अगर पृथ्वी के अंदर पदार्थ जब तरल अवस्था में रहे तो उसको मैग्मा बोलते हैं। जब यही मैग्मा जब पृथ्वी की सतह के ऊपर आ जाता है तो इसको हम लावा बोलते हैं। ये आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। इसके मेंटल के ऊपरी भाग पर आता है भूपर्पटी। जब यह भूपर्पटी को तोड़ के, जब यह मैग्मा जो है भूपर्पटी को तोड़ के ऊपर की तरफ आता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि यह पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि यह पृथ्वी के ऊपर आ जाता है और यह विस्फोट के रूप में बाहर ऐसे लावा निकलता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पर्वतों का निर्माण भी चट्टानों का निर्माण कर देता है। और इससे कभी कभी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे क्रेटर झील मिल जाती है। क्रेटर झील का जो निर्माण होता है वह सुसुप्त ज्वालामुखी के अंदर होता है। यहाँ पे जब ज्वालामुखी फूटती हैं तो कई विभिन्न प्रकार की खतरनाक गैसें भी निकलती हैं, राख निकलती है। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा राखें निकलती हैं, जलवाष्प निकलती हैं, हाइड्रोजन सल्फेट निकलता है, इस तमाम प्रकार की गैसें निकलती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और अभी शायद 2024 या इसके पहले यूपीएससी ने यह पूछ लिया था कि प्रीलिम्स में ही पूछा था कि जब ज्वालामुखी फूटती है तो इनमें से क्या क्या निकलता है। प्रीलिम्स से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ शब्द लिखा है, जैसे कि एंडो, जिसका अर्थ होता है अंतर। जब इनके साथ हम जेनिक शब्द जोड़ देते हैं तो क्या होगा, एंडोजेनिक हो जाएगा। एक्सो, इसका अर्थात होता है बाह्य। जब इसके साथ जेनिक जोड़ देते हैं यानी कि उत्पत्ति जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सोजेनिक। तो यहाँ पे ये दिया था। उसके बाद आता है, जब हमारी जो पृथ्वी का स्थल मंडल है, स्थल मंडल हो, इनमें प्लेटों में जब गति होती है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन जब पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, यह जो कंपन होता है पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, इस कंपन को कहते हैं भूकंप। भूकंप जो होता है भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ पे कंपन आरंभ होता है उसको कहते हैं उद्गम केंद्र। और उद्गम केंद्र के सतह पर भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को कहते हैं अधिकेंद्र। आपको हम अच्छे से समझाते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ब्लैक कर देते हैं इसको। ये देखिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी का मान लेते हैं ये वाला पोर्शन आपको देखने को मिल जाएगा, स्थल वाला भाग स्थल मंडली है। और इसी पे मान लेते हैं ये वाला सेंटर है, यहीं से क्या होगा, भूकंप की उत्पत्ति होती है। जिसको यह जो सेंटर है जहाँ से यह इसकी भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, इसको बोलते हैं फोकस। इसको बोलते हैं हिंदी में केंद्र, या फिर बोल सकते हैं अधिकेंद्र, ठीक है। जब यहाँ पे जो फोकस है, यहाँ केंद्र है, यहाँ से जो क्या बोलते हैं इसको, भूकंप की उत्पत्ति होती है यहीं से। उसके बाद यहाँ पे आप मान लेते हैं यहाँ पे कोई स्थान ए है, यहाँ पे कोई स्थान बी है, यहाँ पे कोई स्थान सी है, यहाँ पे कोई स्थान डी है, ठीक है, और यहाँ पे कोई स्थान ई है। तो आप बताइए कि सबसे पहले जो तरंगे जो भूकंप की उत्पत्ति होती है,
जो इनमें से तरंगे निकलती हैं, तो सबसे पहले तरंगे कहाँ पे पहुँचेंगी? तो जाहिर सी बात है, जो सबसे नज़दीक होगा वहाँ पे तरंगे सबसे पहले जाएंगे, यानी कि जो सी वाला पोर्शन है सबसे पहले यहाँ पे भूकंप की तरंगे जाएंगी। इस वाले भाग को हम कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एपी सेंटर। क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। और इस वाले भाग को हम बोलते हैं फोकस। और इसके बाद और यहाँ से जो हमने फोकस नाम दिया, इसको हम बोल सकते हैं उद्गम केंद्र भी बोल सकते हैं। जैसा कि हमने बात आपको बताया कि केंद्र, लेकिन इसको हम उद्गम केंद्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उद्गम केंद्र। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भूकंप की उत्पत्ति होती है, इनमें से कई प्रकार की तरंगे निकलती हैं। तो इसकी जो भूकंपी तरंगे हो, इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं काया तरंगे। क्या बोलते हैं? काया तरंगे तरंग। और दूसरा होता है सतही तरंग। क्या होता है? सतही तरंग। और इनमें जो काया तरंग है, इनमें आपको 2 प्रकार की तरंगे देखने को मिल जाती है। एक होता है पी तरंग, और दूसरा होता है यस तरंग। क्या होता है? यस तरंग। और इसके बाद जो सतही तरंगे हैं, ये इसको जो पी तरंगे है, इसको हम प्राथमिक तरंगे भी बोल सकते हैं, और जो यस तरंगे है, इसको द्वितीयक तरंग भी बोलते हैं। और जो सतही तरंग है, हमने बात की, तो यह भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है आर तरंग, ठीक है, और दूसरा होता है यल तरंग। यल तरंग, जिसको हम लव तरंग भी बोलते हैं, और जो आर तरंग है, इसको रेली तरंग भी बोलते हैं। अब इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं कि पी तरंग क्या होती है और यस तरंग क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पी तरंग की। पी तरंग ये क्या होता है? अनुदैर्घ्य होता है। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ, आपको पता है क्या है? अनुदैर्घ्य इसको बोलते हैं जो खड़ी लाइन में है, जो खड़े सीधे सीधे में जाती है, और अनुप्रस्थ इस तरह से कुछ जाती है। तो पी तरंग के बारे में चर्चा करते हैं। पी तरंग क्या है? तो यह सर्वप्रथम जो हमारा जो भूकंप जब की उत्पत्ति होती है, तो जब यह भूकंपीय तरंगे जब ऊपर की तरफ आती हैं, केंद्र की तरफ, अधिकेंद्र की तरफ, तो यह सबसे पहले यहाँ पे आती है पृथ्वी पर पी तरंगे। यह सबसे पहले यस तरंगों के सबसे पहले निकलती है। कौन सी तरंग? पी तरंग होती है। इनकी गति बहुत ही तेज़ होती है। यह जो तरंगे होती है, इनकी विशेषताएं ये होती है कि ये ठोस यानी कि सॉलिड में भी चल सकती हैं, ठोस में भी चल सकती हैं, और लिक्विड यानी कि तरल में भी चल सकती हैं। इनकी जो गति होती है दोनों माध्यम में हो सकती है। हमारी पृथ्वी के अंदर जो गैसी फॉर्म में तो है नहीं कुछ, तो हम यहाँ पे गैस की बात नहीं करेंगे। तो इनकी विशेषताएं क्या है कि यह ठोस और द्रव दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। और जो इनका जो जब यह अलग माध्यम में जब गुजरती हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब चलती हैं, तो घनत्व होता है उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जब अलग घनत्व मिलता है, तो यह अपनी दिशाएं परिवर्तित कर लेती हैं। तो सेम इसी प्रकार हम आगे बात करते हैं यस तरंगे की विशेषताएं क्या होती हैं। तो यस तरंगे जो होती हैं, जो पी तरंगे जब आती हैं पृथ्वी पर, उससे के जस्ट बाद यह जो यस तरंगे आती हैं, और ये अनुप्रस्थ होती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि लोग बोलते हैं कि भूकंप आया है, लेकिन फिर भी ये लोग बोलते हैं कि आप लोग अलर्ट रहिएगा, अभी दूसरा झटका आ सकता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो पी तरंगी आती है उससे के जस्ट बाद जो यस तरंगी आती है, तो इसका भी फिर बाद में हमें अनुभव देखने को मिलता है तरंगों के रूप में, झटके के रूप में। इसीलिए बोलते हैं लोग कि अलर्ट रहिएगा, दोबारा अटैक कर सकता है। तो ये जो यस तरंगी होती हैं, यह केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। किस माध्यम में? ठोस माध्यम में। यह जो होती है द्रव में, यह नहीं जा पाती हैं। इनकी गति बहुत ही कम हो जाती है, या फिर हम बोले कि ना के बराबर हो जाती है। यह भी जो होती हैं पी तरंगों की तरह ही अपने जो तब माध्यम चेंज होने पर इनमें घनत्व में बदलाव आता है। घनत्व में जब बदलाव होगा, तो जैसे ये दूसरे माध्यम में जाएंगी, उनमें दिशा परिवर्तन इनमें देखने को मिल जाता है। यह जो यस तरंगी होती है बहुत ही अधिक विनाशकारी होते हैं। इनमें जो विनाश की घटनाएं होती हैं बहुत ही अधिक देखने को मिलती है। तो आपने इसके बारे में अच्छे से समझ लिया, लेकिन हम अब फिगर के माध्यम से एक समझेंगे। तो रुकिए, हम दिखाते हैं आपको। कुछ यहाँ पे क्लीन पेज हमने ले लिया है, थोड़ा सा वाइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, मान लेते हैं यह हमारी क्या पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी का मान लेते हैं यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हुई। क्या हुई? भूकंप की उत्पत्ति हुई यहाँ से, यानी कि इसको उद्गम केंद्र बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि मेंटल वाला पोर्शन है जो कि तरल अवस्था में है, ठीक है।
उसके बाद आता है कि मान लेते हैं हम यस तरंगे सबसे पहले लेते हैं। यस तरंगे क्या होती हैं? यस तरंगे ऐसे ऐसे आई, हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अंतर पता चल सके। यस तरंगे आई ऐसे, उसके बाद जैसे यहाँ पे आई, ये तो था ठोस, ये वाला माध्यम क्या था? ठोस था, और ये वाला माध्यम क्या था? द्रव है, ये वाला माध्यम। और जैसे ये तरंगे यस तरंगे आई, यस तरंगे आई, यहाँ पे देखिए ये वाला द्रव वाला माध्यम आ गया। यस तरंगों की विशेषताएं क्या हैं कि यह द्रव में नहीं गुजरती, यानी कि जब यह द्रव वाला अवस्था आ गया तो यह सीधे ही अपने स्थान से ऐसे मुड़ जाती हैं। ठीक है, मुड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसका माध्यम भी चेंज हो गया। माध्यम चेंज होने के कारण यह दिशा में परिवर्तित कर लेती हैं, और ठोस यहाँ पे द्रव अवस्था आ गया तो यहाँ पे द्रव में नहीं गुजरती हैं, इस कारण यहाँ पे ऐसे मुड़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा तरंग हो गया? यस तरंग। अब पी माध्यम का हम देख लेते हैं। पी माध्यम यहाँ से आई तरंगे। ठीक है, यह इनकी विशेषताएं क्या है? ये ठोस में भी चल सकती हैं, द्रव में भी चल सकती हैं, तो ये आए, लेकिन इनकी भी यही विशेषता है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो इनमें क्या होता है? दिशा परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही माध्यम चेंज हुआ, यानी कि तरल अवस्था में आए, तो यह माध्यम कुछ इस प्रकार ऐसे अपने अवस्था को मोड़ लेती हैं, इस प्रकार। क्योंकि अगर ऐसे अवस्था नहीं चेंज करती तो इनमें क्या होता है? ये तरंगे कुछ इस प्रकार जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो कुछ इस प्रकार ऐसे मुड़ गई। अब यहाँ पे देखते हैं, यह भाग तो क्रॉस कर लिया, लेकिन इसके बाद आता है फिर से द्रव, ठोस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आ गया ठोस वाला। अब फिर से क्या हुआ? इनमें क्या होगा कि इनमें जो होता है, जो भाग होता है, इनमें फिर से परिवर्तन देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये ठोस द्रव से फिर से ये ठोस अवस्था में आ रही हैं, तो माध्यम चेंज हो गया। अब फिर से ये इनमें दिशा का परिवर्तन होगा, और फिर से यह कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएंगी, सीधे ना जाकर कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएंगे यहाँ से। तो इस प्रकार इधर भी ऐसे होगा। तो क्या हो गया कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो हमारी यस तरंगे हैं, पी तरंगे हैं, तो इनमें क्या होगा? गमन होगा, द्रव में भी ठोस में भी, इस प्रकार से। लेकिन आपको देखने को मिल जाएगा कि यह वाला जो पार्ट है, यहाँ पे ना तो यस तरंगे पाई गई, ना ही पी तरंगे। यहाँ पे इन दोनों का अभाव है। इन दोनों का अभाव होने के कारण इसको क्या बोल देते हैं? पी और यस और पी छाया क्षेत्र। क्या बोलते हैं? छाया क्षेत्र। लिखा नहीं रहा, आप लोग लिख लीजिएगा, छाया क्षेत्र हो गया। लेकिन यहाँ से जो परिवर्तन हुआ, ये 103 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, 103 से 105 डिग्री तक। यहाँ पे भी 103 से 105 डिग्री तक यहाँ पे होता है। और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जो कि हमने डॉट लाइन से प्रदर्शित किया है, यहाँ पे हम इसको बोलते हैं 145 डिग्री। क्या बोलते हैं? 145 डिग्री। ये वाला यहाँ पे भी 145 डिग्री हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने मान लिया कि यस और पी तरंग क्षेत्र कहाँ तक? 103 से या फिर 105 से 145 तक क्या होगा? यस और पी तरंग छाया क्षेत्र हो जाएगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे तो हमने बात कर लिया, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे पी तरंगे तो हैं लेकिन यस तरंगे नहीं हैं, तो इसको हम क्या नाम देंगे? तो यस छाया क्षेत्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यस छाया क्षेत्र। ये वाला जो पोर्शन हो गया 145 से 145 वाला, यह हो गया यस छाया क्षेत्र, और यहाँ पे हो गया ये वाला पोर्शन, तो यस और पी छाया क्षेत्र। ये वाला आपको डायग्राम है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक फिगर दिया है, जबकि हमने अच्छे से आपको बता दिया है। यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, सीधे जाती है अधिकेंद्र पर, इस पे सबसे पहले पहुँचती है, और इसका जो इसका बोलते हैं कि जो तीव्रता होती है सबसे अधिक होती है। और यहाँ पे जैसे जैसे धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है, इनमें तीव्रता की कमी आने लगती है। क्या आने लगती है? तीव्रता की कमी। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं, जो कि हमने पी तरंगों और यस तरंगों के बारे में अच्छे से समझा दिया। यहाँ पे दिया कि पी तरंगे, जो भूकंपी तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगे जिसको हम अनुदैर्ध्य तरंगे भी बोलते हैं, यस तरंगे जिसको अनुप्रस्थ तरंगे भी बोलते हैं, यल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। ये जो यल तरंगे होती है, हमने आपको बताया था, यह पृष्ठ पर, मतलब कि जो स्थल मंडल है इसके सतह पर इसकी उत्पत्ति होती है। तो इसको हम अच्छे से इसका विशेषताएं भी बता चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो भूकंप होता है इसकी भविष्यवाणी संभव नहीं होती है। इनमें कोई भी ऐसा नहीं, मतलब कि
जो भूकंप आता है उसका अनुमान पहले यह नहीं लगाया जा सकता कि यह जो भूकंप आने वाला है, लेकिन जब इसके आ जाता है तो कुछ तकनीकें, कुछ यंत्रों के द्वारा हम इसका तीव्रता या नाप सकते हैं, या फिर इसकी जो तरंगों की जो तरंगे कब तक थी धरती पर, कब तक कंपन हुए, इन सबको हम माप सकते हैं। लेकिन इनमें कल्पना करना अभी, भविष्यवाणी करना अभी संभव नहीं हो पाया है, लेकिन वैज्ञानिक लोग इस पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको बता दें कि अगर भूकंप आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो स्थानीय लोग जो होते हैं यहाँ पे कुछ बताया गया कि कुछ समान तरीकों का भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। जैसे जो स्थानीय लोग होते हैं, गांव के लोग, कुछ इस प्रकार अनुमान लगाते हैं, जैसे कि जानवरों के व्यवहार से अध्ययन करते हैं कि जो कुत्ते होते हैं इधर उधर तुरंत घूमने, मतलब कि भागने लगते हैं, और जो पांडा होता है यह भी, इनका भी कुछ अलग सा व्यवहार देखने को मिलता है। जो चमगादड़ होती हैं वह भी उड़ने लगती हैं। इस प्रकार से कुछ लोग अपना अनुमान लगाते हैं कि हाँ, यह भूकंप जब आता है तो कुछ इस प्रकार से घटनाएं इनके अंदर हलचलें देखने को मिलती हैं। कुत्ता भी जो होता है यह भी अजीब तरह से आवाज़ निकालने लगता है। तो यहाँ पे जो हमारा गुजरात है, वहाँ पे एक बार बहुत ही भयानक भूकंप आया था भुज में, गुजरात के भुज में। तो यहाँ पे उसका कुछ बताया गया कि 2001 में आया था भुज शहर में। तो जो उसका रिएक्टर स्केल पे 6.9 तीव्रता वाला भूकंप आया था। तो उसके बाद यहाँ पे दिया कि स्कूल में लगभग इतने छात्रों को जो होते हैं मौत हुई थी और 31 शिक्षकों की मौत हुई थी। कुछ इसी प्रकार उनका विस्तार किया गया है जो कि भुज वाले क्षेत्र में आया था। तो यहाँ पे कुछ तथ्य दिया गया है, इसको हम देख लेते हैं। बोल रहा है भूकंप का मापन एक यंत्र द्वारा किया जाता है जिसको हम भूकंप लेखी कहते हैं। और इसको हम जो भूकंप को कैसे किस यंत्र से नापते हैं, तो इसको सिस्मोग्राफ से नापते हैं, सिस्मोग्राफ, ठीक है। तो भूकंप की जो तीव्रता होती है हम रिएक्टर स्केल से मापते हैं, लेकिन जो भूकंप की आने की जो आता है हम उसको सिस्मोग्राफ से नापते हैं। इसको अंतर ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे तीव्रता नापी जा रही है लेकिन यहाँ पे भूकंप आने की संभावना यहाँ पे देखी जाती है। जब आता है उसको देखा जाता है कि भूकंप आया, तो इसको हम सिस्मोग्राफ से देखते हैं। और जो तीव्रता होती है इसको हम बोलते हैं रिएक्टर स्केल से। अगर भूकंप आता है तो भूकंप की तीव्रता अगर 2.0 से होती है तो यह हम मानते हैं कि जो भूकंप की तीव्रता बहुत ही कम होती है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये जो अगर भूकंप की तीव्रता में 5.0 से आता है तो वस्तु के गिरने की संभावना बन जाती है। लेकिन ये भूकंप अगर 6.0 से आता है तो अधिक विनाशकारी हो जाता है। लेकिन ये 7.0 से भी अधिक ज़्यादा तेज आया तो वहाँ पे जान लीजिए कि वहाँ पे विनाशक का रूप धारण कर लेता है, यह आपदा में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे क्षति, जन धन की हानि देखने को वहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ भूकंप के बचाव की तैयारी के बारे में बताया गया है। तो जब भूकंप आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि रसोई के काउंटर या फिर मेज़ के नीचे या फिर दीवार के अंदरूनी कोने में जाके हमें छिप जाना चाहिए। और उसके बाद इनसे दूर रहें, मतलब किस चीज़ से दूर रहें। अगर भूकंप आता है तो हमें इन सब से दूर रहना चाहिए, जैसे आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास से, टूटे हो सकने वाली खिड़कियों या फिर दर्पण या फिर तस्वीर फ्रेम से दूर रहना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले तैयार रहें, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों की भी जागरूकता फैलाएं एवं आपदा के समय अपना विश्वास रखें, ठीक है। यह सब दिया है। उसके बाद आता है कुछ प्रमुख स्थलाकृतियाँ, इसमें बारे में बताया गया है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रम है, जैसा कि हमने पिछले क्लासों में आपसे डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद आता है कि पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। उसके बाद भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के कारण, यानी कि बाह्य हस्तक्षेपों के कारण यहाँ पे अपर्दन आपको देखने को मिल जाएगा। और वायु जल अधिक अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण की यह जो प्रक्रम होती है पृथ्वी की धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। आप नदी के रूप में देख सकते हैं कि जो नदियाँ होती हैं अपने साथ अवसादों को लेकर आती हैं। अवसादों को लेकर आने के बाद क्या करती हैं कि यहाँ पे जब समतल वाले एरिया में आती हैं तो उनकी तीव्रता कम हो जाती है। तीव्रता कम होने के कारण यहाँ पे निक्षेपण करने लगती हैं और ये मैदान का निर्माण होता है, जो कि मैंने पहले पिछले क्लासों में आपको बताया था। यहाँ पे देखिए नदी के जल से दृश्य भूमि अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर वाले शैल पर
जाके गिरती हैं। मान लेते हैं कि यह कोई स्थान है, यहाँ पे नीचे वाला ढाल जो है यहाँ पे डायरेक्ट एक खड़ा है। जब नदियाँ ऐसे बहकर आती हैं और यहाँ पे आती हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे गिर जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है तो डायरेक्ट गिरती हैं। तो क्या करती हैं, यहाँ पे कटाव करती हैं। इसको क्या बोलते हैं, जब यह इस तरह से कुछ जब यहाँ पे नदियाँ गिरती हैं तो इसको क्या बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं। जलप्रपात जो हमारा विश्व में सबसे बड़ा यहाँ पे जलप्रपात दिखाया गया है तो दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिल जाएगा, वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात। कौन सा, एंजल जलप्रपात, ये वेनेजुएला में है। और अन्य जलप्रपात जो है उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात होता नहीं है। और जो अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है। इसको आप लोग मैप में देख लीजिएगा, एटलस में। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि यह जो इस जलप्रपात है इसकी अवस्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, तो आपको बताना पड़ जाएगा वहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं कि जब नदी जो होती है मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मैदान पर बहने लगती है। इनके कारण इनमें क्या होता है, मोड़े होते हैं, मोड़ पड़ जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विसर्प कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जब इनकी तीव्रता कम होती है तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार के मोड़ ऐसे इस तरह से देखने को मिल जाएगा आपको। तो उसके बाद यहाँ पे इनके बाद जो विसर्पों के किनारे पे लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है, जिसके कारण विसर्प लूप के सिरे जो निकट आने लगते हैं। तो समय के साथ साथ इनमें विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक झील का निर्माण करते हैं, जिसको हम चाप झील बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ऐसे जैसे जैसे यहाँ पे नदी का जो मार्ग होता है परिवर्तित हो जाता है। मान लेते हैं नदी जब सीधे हो गई तो ये वाला क्षेत्र बच गया ना, तो ये वाला जो क्षेत्र बच गया तो ये झील के रूप में बन गया, क्योंकि इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं रह गया अब किससे, नदी से। तो ये भाग अलग हो जाता है। अब इससे क्या कौन सा रूप धारण कर लेता है, तो यह हो गया झील का निर्माण, कुछ चाप के आकार का, मतलब कुछ चाप इस तरह की इसकी आकृति बन जाती है, इसको बोलते हैं चाप झील। उसके बाद देखिए कि बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है। ऐसे मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवसाद। ये समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। जब बाढ़ आती है तो आप लोग देखे होंगे कि जो पास वाला इलाका होता है वहाँ पे जो यह बाढ़ जो आती है अपने साथ अवसादों को लेकर आती है, महीन पदार्थों को, महीन कणों को लेकर आती है। और बगल वाले क्षेत्रों में, मतलब जो इसके किनारे वाले क्षेत्रों में यहाँ पे अवसादों का जमा करती रहती है। और जब यहाँ से अलग हो जाती है, जो बाढ़ वाला क्षेत्र दूसरा मार्ग परिवर्तित कर लेता है, तो ये जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इस वाले भाग को बोलते हैं खादर। ठीक है। लेकिन जब यह बात करें हम कि अगर यह जो बाढ़ वाला मैदान है, ये तो बार बार नदियाँ अपने साथ लेकर आती हैं, महीन कणों को एक साथ यहाँ पे इकट्ठा करती है, तो यह हो गया खादर। लेकिन जब यहाँ पे मान लेते हैं नदियाँ आई, यहाँ पे जो कड़े हैं, महीन कड़े हैं यहाँ पे इकट्ठा किए, मान लेते हैं कुछ समय बाद इनमें नदियों में के मार्ग में परिवर्तन आ गया। अब नदियाँ जो है इस तरह बहने लगी। ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, यहाँ पे अब ये वाला जो नदी है यहाँ पे इकट्ठा करने लगी जल। यहाँ पे जो महीन मिट्टी है यहाँ पे इकट्ठा करने लगी। अब ये वाला खादर वाला क्षेत्र बन गया। लेकिन अब यहाँ पे नदियाँ जो हैं यहाँ पे इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। बहुत सालों से यहाँ पे अब नदियों द्वारा लाया गया मिट्टी यहाँ पे अब नहीं इकट्ठा हो रहा, तो इसको बोल देते हैं बांगर। क्या बोलते हैं, बांगर। खादर और बांगर में आपको अंतर समझ में आया होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं आगे। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, अनेक नदियाँ धाराओं में विभाजित हो जाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं वितरिका। मान लेते हैं कि यह नदी आ रही है, ठीक है, यह पहाड़ों से नदी निकली और आ रही है इस प्रकार से कुछ, तो यह मैदानों से होकर गुजरती है, तो इसका जो तीव्रता होती है कम हो जाती है। तीव्रता कम होने के कारण यह विभिन्न भागों में विभाजित हो जाती है इस प्रकार से कुछ, जैसे कि फिगर में आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसका अलग अलग भागों में परिवर्तित हो गई। इन परिवर्तन को जो अलग अलग भागों में परिवर्तित हुए इसको बोलते हैं वितरिका। और यह वाली मुख्य नदी है। और जब यह समुद्र में जाके अपने द्वारा जो लाए गए अवसादों को समुद्र में निक्षेपित करते हैं, तो उससे बनता है डेल्टा। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं कि समुद्री तरंगों से कैसे विभिन्न प्रकार की अस्त्राकृतियों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए, समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण से तटीय अस्त्राकृतियाँ बनाते हैं। जो समुद्री तरंगें होती हैं लगातार सैलों को काटती रहती हैं,
जिससे कि दरार विकसित होती है समय के साथ इनमें, और समय से के साथ कुछ समय के बाद आपको देखने को मिल जाएगा यह दरारें अधिक चौड़ी होने लगती हैं, जिसको हम समुद्री गुफा बोलते हैं। जैसे कि कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे जो तरंगे हैं इसको काट रही हैं, काटते काटते ये थोड़ा और अधिक चौड़ा हो गया तो इसको बोलते हैं हम समुद्री गुफा। उसके बाद इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है। जैसे जैसे ये बड़े हो गए ऐसे ऐसे बड़े होते हैं तो केवल यही वाला पार्ट आपको बचा हुआ देखने को मिल जाएगा, तो इसको बोलते हैं तटीय मेहराब। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन, यहाँ पे ये बड़ा होता चला गया तो ऊपर केवल छत ही बचा है, तो यहाँ इसको बोलते हैं तटीय मेहराब। इनमें लगातार अपरदन होता रहता है, और यह छत भी अगर टूट जाता है तो यहाँ पे स्टैग बनता है कुछ इस प्रकार से। देखिए ये वाला ऊपर वाला पार्ट टूट गया तो कुछ इस प्रकार से स्तंभ के नुमा आपको देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं स्टैग। उसके बाद समुद्री, यहाँ पे देखिए समुद्री जल के ऊपर लगातार ऊर्ध्वाधर उठे हुए जो चट्टानी सैल होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, चट्टानी सैल जो होते हैं तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तटें जो किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण कर लेते हैं। मान लेते हैं यह हमारा जो आपको देखने को मिल जाएगा भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो साल्ट लेक आपको देखने को मिल जाएगी। कौन सी साल्ट लेक, इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पे जो लेक पाई जाती है जो कि एशिया की सबसे बड़ी खारे जल की लेक है, ये आपको बताना है। तो जब यहाँ पे साइड में आपको देखने को मिल जाएगा समुद्र है। जब समुद्र आता है, समुद्र का जल आता है तो ये अपने द्वारा लाए गए अवसादों को यहाँ पे इकट्ठा करता है। तो ये जब यहाँ पे अवसाद जमा होते हैं तो यहाँ पे पुलिन का निर्माण होता है, इसी को हम पुलिन कहते हैं। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे हिमनद की कार्य बताया गया है। हिमनद तथा हिमानी जो होती हैं बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे के कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी तथा पत्थरों को अपरदित कर देती हैं, जिसको गोलाश्मी जो मिट्टी होती है पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील का निर्माण करते हैं। यह झील निर्माण की एक और प्रक्रिया है। जैसे कि मान लेते हैं ये जो हमारा पर्वत है, पर्वत पे बर्फ़ जमी हुई है। जब यह बर्फ़ धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकती है तो यहाँ पे जो जहाँ पे स्थित है वहाँ से जब यह दूर हटती हैं तो वहाँ पे गड्ढों का निर्माण करती हैं। लेकिन जब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जैसे तापमान में वृद्धि हुई तो यह जो बर्फ़ है पिघलने लगती है। जब पिघलने लगती है तो इसका जल आके इस गड्ढों में आके भर जाता है, और गड्ढों में भर जाने के कारण यहाँ पे वे झील का निर्माण करते हैं। और उसके बाद हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे कि छोटे छोटे सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। उसके बाद आता है कि पवन के द्वारा किस प्रकार की आकृतियाँ निर्मित होती हैं, इसको हम देखते हैं। तो रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कार्य होता है। जो पवन होता है अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कार्य होता है। जो अपरदन एवं निक्षेपण इन शब्दों से तो आप वाकिफ़ होंगे कि यह क्या है, तो इनको बार बार समझाने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो रेगिस्तान में आप छत्रक को देखेंगे, छत्रक के आकार का सैल देखेंगे जो जिन्हें समांतर छत्रक सैल भी कहते हैं। पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटते हैं। मान लेते हैं सैल है, ठीक है। जो पवनें जब आती हैं तो निचले भाग को अधिक काटती हैं। जब काटती हैं तो ये धीरे धीरे काटते काटते ऐसे कुछ इस प्रकार से आकृति आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब कि अंदर की धंसा हुआ। तो इनमें क्या होता है कि इसलिए सैलें जो होती हैं आधार में संकीर्ण और शीर्ष पर विस्तृत होती हैं, ठीक है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत घिरकर छोटी पहाड़ी का निर्माण करती हैं। जो पवनें होती हैं अपने साथ रेत को लेके जाती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक निक्षेपित कर देती हैं, मतलब गिरा देती हैं। वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे छोटी पहाड़ी के रूप में इसका निर्माण हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बालू टिब्बा। क्या बोलते हैं? बालू टिब्बा। उसके बाद जब बालू कण महीन हल्के होते हैं तो वायु उसको उठा के अत्यधिक दूर ले जाती है, और जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं लोयस। क्या बोलते हैं? लोयस। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं, आप इसका मैप में देख सकते हैं। उसके बाद आता है कुछ अभ्यास का प्रश्न जिसको हमें देखना आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है कि प्लेटें क्यों घूमती हैं। तो हमने बताया ना नीचे जो मेंटल और बेंटल में कौन सा है, मैग्मा है।
मैग्मा जैसे जैसे इनमें तीव्रता यहाँ पे वृत्तीय घुमाव होता है, वृत्तीय गति होती है, इन्हीं के कारण इनमें भी क्या होता है घूमने की गति, यानी कि इनमें भी स्थल खंडों में भी गति देखने को मिल जाती है। कुछ इस प्रकार अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, बहिर्जनिक अंतर्जनिक बल क्या होते हैं, इसको आपको बताना है। फिर अपवर्तन क्या होता है, यह बार बार हमने आपको बताया है, इसको लिख सकते हैं। तो बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है, बालू टिब्बा क्या होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। समुद्री पुल का निर्माण कैसे होता है, यह बताना है। और चाप झील क्या होता है, यह आपको बताना है। उसके बाद आता है पहला क्वेश्चन, पूछ रहा है मल्टीपल क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जो समुद्री आकृति की विशेषता नहीं है। सैल, किनारा, समुद्री गुफा। समुद्री गुफा जो होता है समुद्री तरंगों से बनता है। किनारा जो होता है यह भी समुद्र की विशेषता है। तो ये जो सैल है यहाँ पे, यह ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हिमनद की जो निक्षेपण विशेषता है कौन सी, बाढ़कृत मैदान, पुलिन, हिमोड़। तो बाढ़कृत मैदान यह नहीं हो सकता है, उसके बाद पुलिन यह भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है, ज्वालामुखी, वलन, बाढ़कृत मैदान। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है छत्रक सैल पाए जाते हैं रेगिस्तानों में, नदी घाटी में, हिमनद में। तो हमने अभी को पढ़ा कि ये रेगिस्तान में बनती हैं, तो ऑप्शन नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद चाप झील यहाँ पे पाई जाती है हिमनद में, नदी घाटी में, रेगिस्तान में। तो यह कहाँ पाई जाती है, तो यह नदी घाटी में आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि नदियाँ आती हैं मैदानों में, और मैदानों में क्या होती हैं कि जब यहाँ पे यह इससे अलग हो जाता है तो यहाँ पे चाप झील का निर्माण होता है। उसके बाद कुछ यहाँ पे मिलान पूछा है, हिमनद किससे संबंधित है, हिमनद कहाँ पे गया, इनमें समुद्री तट से है, नहीं है, छत्रक सैल से नहीं, बर्फ़ की नदियाँ, इसको हम बोल सकते हैं हिमनद, यानी कि तीसरा वाला जो है पहले से मैच करता है। विसर्प क्या होता है, विसर्प क्या होता है कि नदियों से बनता है, तो आप इसको आप यहाँ पे नदियाँ देख लीजिए चौथा नंबर। पुलिन क्या होता है, पुलिन समुद्र के माध्यम से बनता है, समुद्री तट, यहाँ पे देख लीजिए पहला वाला। फिर बालू टिब्बा क्या होता है कि यह छत्रक सैल रेगिस्तान या रेगिस्तान में बनता है। जलप्रपात क्या होता है, जलप्रपात नदियों के द्वारा ही बनता है। कठोर सेल्स यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 7वां नंबर हो गया। भूकंप क्या होता है, भूकंप पृथ्वी का कंपन होता है, तो 5वां नंबर हो गया। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा कि कारण बताइए क्या है। तो पहला क्वेश्चन पूछा कुछ सेल जो होते हैं छत्रक के आकार के होते हैं, क्यों होते हैं, बताना है। बाढ़कृत मैदान बहुत ही उपजाऊ होते हैं, क्यों होते हैं। समुद्री गुफा स्टैक के रूप में परिवर्तित होती है, क्यों होती है। भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं, क्यों गिरती हैं, ये आपको बताना है। तो अब अभ्यास के क्वेश्चन भी ख़त्म हो गए और हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। आगे हम अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए हमारी जो वीडियो है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों को शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरों को भी लाभ हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।